हे स्टूडेंट्स, तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ग्रेविटेशन के बारे में तो देख लिया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी देख लिया था और उसकी एसआई यूनिट कैसे निकाली जाती है वो भी हमने देख ली थी। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उससे हम कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हमें सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kilogram object on its surface? देखिए यहाँ क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस में क्या है, कोई 1 kg का 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसके सरफेस में, और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो निकालना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कितने इसका मास क्या है, 1 kg। ठीक है ना, 1 किलोग्राम है। और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर होगा, सेंटर में होगा एकदम। ठीक है, तो हम कभी भी सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास इंटू करते हैं इसमें और डिवाइड करते हैं किससे, आर स्क्वायर से। यहाँ पर आर क्या है, दो ऑब्जेक्ट की, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है क्या, आर। ठीक है, तो आर हमें कैसे पता चलता है, सेंटर ऑफ मास से। जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट को देखते हैं उनके सेंटर ऑफ मास को जब देखते हैं, मतलब कोई भी, यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट लिखा है, इसका हमें क्या, अगर आर निकालना है तो हमें इसका भी सेंटर ऑफ मास देखना होगा और इसका भी, दोनों ऑब्जेक्ट का, इसका जो डिस्टेंस होगा इसी को हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम आर बोलते हैं। अब देखिए हमें अगर इसमें सबसे पहले तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ इज क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम दिया है अर्थ का मास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अर्थ का मास पता है, सेकेंड इसका मास भी दिया हुआ है इसमें, सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी, यानी कि जो सरफेस में कोई भी बॉडी रखी हुई है उसका भी क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। हमें देखना है आर। आर कहाँ से पता चलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है ये तो कांस्टेंट होता है जी, इसका वैल्यू हमें पता है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा और इसको क्या करना है, रिलेट करना है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वही होगा हमारा आर। तो देखिए ये क्या है, अर्थ हमारा बहुत बड़ा होता है, अर्थ की सरफेस में 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है। 1 किलोग्राम आप लोग सोच सकते हैं वो कितना छोटा होगा। तो मतलब ये एकदम इसके सरफेस से सटा हुआ है, इसे हम ऐसे देख सकते हैं, एकदम ये पॉइंट के बराबर है। इसका मतलब इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि है ही नहीं, एकदम सटा हुआ है इससे। तो अगर हम ऐसे अगर सोचें तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास ये है, और अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्टेंस देखेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, आर। ये कौन सा आर है, रेडियस, अर्थ का रेडियस है। यानी कि हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि अर्थ का रेडियस ही क्या होगा, दोनों मासेस के बीच, सॉरी दोनों जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दोनों के बीच क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अर्थ के रेडियस को ही डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जो आर की वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, यहाँ दिया हुआ है जो हमें रेडियस मतलब अर्थ का रेडियस दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, उसी को हम क्या मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच। ठीक है, तो अब इसका हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू हमें कितना लिखना है, G की वैल्यू आप सभी को पता है 6 इंटू 6 7 होता है, मान लीजिए 7 मान लेते हैं हम, 6.7 इंटू 10⁻11 फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लिखेंगे, सॉरी -11 होता है। फिर हमें m1 लिखना है, तो m1 कितना है, हमारा अर्थ का मास ये है 6 इंटू 10⁻24। फिर हमें क्या करना है, m2 लिखना है। m2 हमारा कितना है, 1 किलोग्राम, 1 लिख देंगे हम यहाँ। और हमें अपॉन में क्या लिखना है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब रेडियस, तो रेडियस में हम क्या करेंगे, 6.4 इंटू 10⁻6, ये इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर हमारे फॉर्मूले में। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी ये वाले हैं सिंगल वाले, इनको एक साथ रखते हैं, और ये जो भी पावर वाले उनको अलग रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6.7 इंटू, जैसे इसको रख लेते हैं 6, और इसके अपॉन में हम क्या कर देंगे 6.4 इंटू 6.4, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में मतलब दो बार। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ लिख देंगे 10⁻11 इंटू 10⁻24, और डिवाइड क्या कर देंगे हम 10 टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, तो यहाँ हम डायरेक्ट 12 लिख देंगे। ठीक है,
और ये 1 तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे अगर, तो इसे अगर सबसे पहले करते हैं तो क्या होगा, इसमें से ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पावर इसका दोनों का पावर सेम है, माइनस कर देंगे हम इसे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब 10 टू द पावर माइनस 11 में से 10 टू द पावर 12 को हम क्या करेंगे, देखिए कभी भी इसका अगर बेस क्या होता है सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -11 प्लस 12 ऐसे लिखेंगे। तो माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो इसे हमें माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा 10 का पावर 1 आ जाएगा, मतलब 10 ही रहेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हमारा आएगा, देखिए मतलब इस साइड हमें सिर्फ 10 मिल गया। अब इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इसका एक का हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ हम 60 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ हम 64 लिख देते हैं। इसका पॉइंट हटाए हम, इसलिए हम क्या लिख लगा दिए, 0 लगा दिए हैं। ये हो जाएगा हमारा 30, 32 यहाँ काटेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ 15 और यहाँ हमारा 16 इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा 1.04 आएगा, ठीक है। अब करेंगे हम f का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए कितना कितना हमारा आया है 1.04 इंटू 15 और इधर का एक 10 बचा था इंटू 10 अपॉन हमें क्या करना है 16, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1.04 इंटू 150 अपॉन 16। तो हम इसे पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग आंसर जो आएगा वो आएगा 9.75, मतलब हम इसे 9.8 लिख सकते हैं। तो 9.8 किस में आया है, न्यूटन में आया है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये आंसर आ गया है। ऐसे सॉल्व इसे आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, कैपिटल जी के बारे में पढ़ा है, जो क्या होता है कांस्टेंट होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल जी के बारे में, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस आप सभी को पता ही होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉल जी के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। तो एक्सीलरेशन आप सभी को पता होगा क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई भी चीज को ऊपर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो क्या होती है, वो नीचे आती है। अगर नीचे छोड़ते हैं तो भी नीचे ही जाती है। अगर हम कोई चीज डायरेक्ट नीचे छोड़ रहे हैं तो हमें कुछ उसमें नहीं करना पड़ता है, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऊपर पहले फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने में हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, कुछ करना पड़ता है थोड़ा, लेकिन उसको नीचे आने में फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। मतलब ऊपर जाने के लिए हमें उसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। नीचे आना क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल हो जाता है, ग्रेविटेशन के कारण नीचे आता है। लेकिन कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है, मतलब हमें ऊपर अगर कुछ पुश कर रहे हैं तो उसमें हमें फोर्स थोड़ा लगाना पड़ता है ना, उसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए द एक्सीलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग, यानी कि हम कोई चीज़ अगर ऐसे फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रीली एकदम नीचे जाता है ना, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे जाता है, तो उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। यानी कोई चीज़ उस टाइम क्या होता है, फ्री फॉल करता है, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कोई भी चीज़ क्या हमें अगर हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर अगर फेंक रहे हैं तो हमें उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब कोई चीज एक्सीलरेशन करते हुए ऊपर जाती है और फिर फ्रीली नीचे आती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हैं आप लोग, कुएं में हम लोग कभी भी रस्सी डालते हैं, रस्सी और बाल्टी डालते हैं, तो नीचे डालने में हमें कुछ करना पड़ता है क्या, डायरेक्ट हम छोड़ देते हैं, उसमें हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। वही जब हमें उस बाल्टी को ऊपर खींचना होता है तो हमें उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, वही क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। जब नीचे हम डालें तो उसमें ग्रेविटी के कारण वो डायरेक्ट नीचे चली गई, लेकिन ऊपर लाने के लिए हमें उसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसी को हम कंबाइन करके बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करके देखेंगे कि इसे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए जो हमने जी देखा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। यूनिवर्सल मतलब कहीं भी जाएं हम, किसी भी कितने भी छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें या कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट की, हर जगह जी की वैल्यू सेम होगी, कैपिटल जी की। लेकिन स्मॉल जी में ऐसा नहीं होता है, स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है हमारा क्या, स्मॉल जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लेते हैं, क्या होता है, F इज इक्वल टू, हम देखते हैं कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर,
F जो हमारा फोर्स है, फोर्स किस में काम करता है, फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। किसी चीज का मास होता है उसमें क्या करते हैं हम, एक्सीलरेशन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मास को हम मान लीजिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम यहाँ पर, तो m1 कर लेते हैं हम, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर देखिए आप कि एक्सीलरेशन की जगह हम क्या यहाँ देख रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मास इंटू डायरेक्ट ग्रेविटी कर देंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, F की जगह हमें क्या रख देंगे, m1 इंटू जी। अब क्या करेंगे हम इसको पूरा ऐसे ही उतार देंगे, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आपको इतना पता होगा, जैसे यहाँ क्या m1 है और इधर भी m1 है, इस m1 को हम यहाँ लाएंगे तो ये कट जाएगा, या फिर इक्वल टू में अगर दोनों साइड सेम चीज रहता है तो उसको हम डायरेक्ट ही काट सकते हैं। तो ये दोनों कट गया, बचा क्या यहाँ पर g। तो g की वैल्यू हमारी क्या आ गई, g की वैल्यू आ गई कैपिटल G m2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी होती है g की वैल्यू। और g की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती है। अब ये ऐसा क्यों, g की वैल्यू सेम क्यों नहीं होगी हर जगह, तो देखिए अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा g का वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है, हर जगह क्या होती है, डिफरेंट होती है। किसकी वैल्यू, g की वैल्यू। तो ऐसा क्यों है, देखिए जो हमारा अर्थ होता है वो पूरा ऐसा राउंड शेप नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हल्का इस टाइप से होता है, वो हमारा अर्थ कुछ इस टाइप से होता है। तो इसमें अगर हम इसका सेंटर देखें तो सेंटर से हम जब अगर जैसे मान लीजिए पोल है जैसे मान लीजिए पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर में देखिए जो पोल का रेडियस है, यहाँ से हम रेडियस लेते हैं ना, पोल का रेडियस और जो इक्वेटर का रेडियस आप लोग को सेम दिख रहा है क्या, नहीं ना। पोल में क्या होता है, रेडियस कम होता है और इक्वेटर में रेडियस ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कभी भी देखिए हम क्या, हमने पहले मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये चीज कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है, अपोजिट होता है उसका ना। जितना ऑब्जेक्ट कोई जितना पास रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें या सेंटर से अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी अगर सरफेस में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसीलिए जी की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे जैसे हम सरफेस चेंज करते जाएंगे अर्थ का, जी की वैल्यू जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो। स्मॉल जी की, कैपिटल जी कांस्टेंट है, हर जगह वही रहता है उसका वैल्यू, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, इसका रीजन पता चला आप लोग को, क्यों, क्योंकि जो हमारा पोल होता है उसका रेडियस इक्वेटर के कंपेयर में कम होता है, इसीलिए क्या होता है, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू सेम कभी नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मास और वेट क्या होता है। ठीक है, मास क्या होता है और किसी चीज का वेट क्या होता है। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें मास क्या किसे कहते हैं हम, और वेट किसे कहते हैं, ये दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए हम किसी फ्रेंड का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी बोलना होता है हमें, तो क्या बोलते हैं, इसका वेट इतना है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसका वजन इतना है। तो वजन वेट का हिंदी नहीं है, वो मास का हिंदी है, यानी कि मास को हिंदी में वजन कहते हैं। तो हमें कभी भी वेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मास वर्ड यूज करना चाहिए। क्यों, देखिए मास क्या होता है, जो हमारा बॉडी है, कोई भी मैटर है, सिर्फ हमारा बॉडी नहीं, बॉडी के अंदर बहुत सारा चीजें, हमारे ब्लड है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स ही मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना है। तो उन सारे पार्टिकल्स को, सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिला के हम बोलते हैं मास। ये क्या है, पूरी बॉडी का मास है। ठीक है, लेकिन वेट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर अर्थ में खड़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ में जो मतलब स्टे किया हुआ है, अर्थ में है, तो वो क्या होता है, उसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है नीचे की तरफ। तो वो कोई भी, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तब तो वो क्या है, सरफेस पे बना हुआ है। तो अर्थ जितने फोर्स के साथ उसको नीचे खींच रहा है, मतलब उसकी जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जितने फोर्स के साथ उसको नीचे खींच रहा है, उसी को बोलते हैं हम वेट। मतलब जिस वेट के साथ, जिस ग्रेविटी के साथ वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को खींच रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेट। ठीक है, मास क्या होता है, किसी भी जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, ये जितने भी पार्टिकल से मिलके बना है, इसके अंदर जो भी जितने भी चीज है, ठीक है, इसका ये आउटर बॉडी हो गया, इसके अंदर इंक है, बहुत सारी चीज है, उन सबको मिला के हम बोलते हैं मास।
लेकिन वेट क्या होगा, इस पूरी बॉडी को अर्थ क्या कर रही है, अगर मैं इसको नीचे छोड़ूंगी तो खींच रही है इसको, ठीक है। तो खींच रही है तो किस फोर्स के साथ, कुछ ग्रेविटी इसमें लग रही है तब तो नीचे जा रही है, तो उसी ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज हमें याद रखना है कि वेट क्या होता है, वेट डायरेक्शन के साथ हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि वेट हमेशा, अभी हम बताइए कि नीचे साइड क्या हो रही है, ग्रेविटी हमें खींच रही है, तो वेट क्या होगा, वेट कभी भी हम बताते हैं तो वेट के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, कभी भी हमें किसी चीज का वेट बताना होता है तो हमें वेट के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी शो करना होता है। जैसे हमें किसी चीज का मास बताना है, जैसे हमें क्या बताना है कि इस पेन को वजन करके बताना है कि इसका मतलब वजन कितना है, ठीक है, इसका मास कितना है, तो हम जो भी वैल्यू, मान लीजिए ये 10 ग्राम का है लिखेंगे, तो बस इतना ही छोड़ देंगे, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी हमें देना है, सिर्फ इसका हमें वजन करके बताना था, इसका मास बताना था। लेकिन अगर इसका वेट पूछा जाए तो हम वेट में जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके साथ हमें डायरेक्शन भी देना होता है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसके साथ हमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन शो करनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जिसमें हमें डायरेक्शन शो नहीं करना होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसके साथ हमें डायरेक्शन शो करना पड़ता है, डायरेक्शन बताना होता है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, मास का क्या हमारा डेफिनेशन है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, यानी कि कोई एक बॉडी अपने अंदर जितना मैटर को कंटेन की होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं, ठीक है। वो कहीं भी जाए हम उसको, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी पार्टिकल से मिलकर हमारा बॉडी बना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जितने पार्टिकल से मिलकर बना है वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कहीं भी चले जाए। लेकिन वेट, क्योंकि वेट क्या है, डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जहां ग्रेविटेशन होगा वहां वेट होगा, जहां नहीं होगा वहां वेट जीरो हो जाएगा। तो वेट क्या होता है, कहीं पर भी मतलब वेट चेंज हो सकता है, कहीं भी जाए हम, स्पेस में हम जाते हैं अगर, तो वेट क्या होता है, वहां जीरो होता है। लेकिन अर्थ में हमारा वेट होता है, तो वेट चेंज हो सकता है, या वेट का जो भी वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मास क्या होता है, हमेशा उतना ही रहता है। कोई भी बॉडी जितने पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं, जो जो मैटर्स हैं, उन सबको मिला के मास कहा जाता है। इसीलिए मास कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट चेंज हो सकता है। यही डिफरेंस है वेट में और मास में। देखिए, वेट में क्या कहा गया, इट इज द फोर्स बाय विच ए बॉडी इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो सेंटर है वो क्या करती है, सारी बॉडी को, हर एक ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस में है उन सबको क्या करती है, वो अट्रैक्ट करके रखती है। तो अट्रैक्ट करती है तो कुछ फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं। जिस फोर्स के साथ वो ग्रेविटी लगा रही है उसी को हम बोल देते हैं वेट। लेकिन मास क्या होता है, मास हमेशा फिक्स होता है, वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। यही डिफरेंस हमारा मास में और वेट में। तो आई होप आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।